हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर की इस मास्टर सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप सभी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से जुट गए होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके सामने अब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही कहेंगे, क्योंकि अभी सुपर टेट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि होगा भी नहीं, कब होगा तो कुछ नहीं पता। अभी सिर्फ आयोग के बारे में ही चीज़ें चल रही है, क्लियर हो रही है, उसी को ही आप कह सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है सुपर टेट में, तो एकमात्र ऑप्शन आपके सामने है जल्दी से जल्दी अध्यापक और अध्यापिका बनने का, वो है DSSB। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाइए और प्रीवियस ईयर पेपर जो कोई कर लेगा उसके लिए ये रास्ता जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी इस मास्टर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और क्लास नंबर 15 आज की होने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है, वस्तु स्थायित्व बाल विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? वस्तु स्थायित्व, देखो यहाँ पर खास करके प्याजे महोदय ने इस टर्म के बारे में, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत वाली जो इनकी थ्योरी है उसमें बहुत बढ़िया बताया था। जो स्टेजेस दी थी उसके अनुसार आपको पता लगाना है कि कौन से चरण में आएगा, मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, वयस्कावस्था में, शैशवावस्था में या फिर बचपन की, ये प्रमुख विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 166। देखियो, एक बार मैं आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। देखो, वस्तु स्थायित्व एक ऐसी अवधारणा है जिसमें बच्चे की दृष्टि के सामने जब कोई चीज़ ना हो, है ना, उसका अस्तित्व वहाँ से गायब नहीं होता। उसको पता रहता है कि भले ही वो मेरी नज़रों के सामने ना हो लेकिन वो यहाँ पर प्रेजेंस है। उसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहेंगे। जैसे कि बच्चे को पता रहता है कि उसके रोते ही उसकी मम्मी उसके सामने आ जाएगी, है ना, तो उसको पता है कि ऐसा नहीं है कि वो आंखों के सामने से ओझल हुई तो इसका मतलब वो वहाँ है ही नहीं। उसको पता रहता है कि उसकी परमानेंस वहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बचपन, बिल्कुल सही है। वस्तु स्थायित्व की जो अवधारणा है ये सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेदीय पेशी अवस्था कहते हैं, इस अवस्था की जो है ये महत्वपूर्ण खोज है। देखिए, शैशवावस्था की आएगी, क्योंकि शुरुआती स्टेज सेंसरी मोटर होती है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक तो शैशवावस्था रहेगी ना, तो ये आएगा, ना कि बचपन। ये तो बाद में आता है 2 से आगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा काल अचानक विविध, भ्रमित करने वाले भयावह मिजाज का समय होता है? विच पीरियड इज ए टाइम फॉर सडन, डाइवर्स, कंफ्यूजिंग, फ्राइटन्ड मूड स्विंग्स? ऑप्शन नंबर ए कि किसमें मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं बच्चे के? वयस्कावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर बचपन में? तो यहाँ पर आपको बताना है। देखो, अगर आपको ये वाली परिभाषा याद है कि किशोर अवस्था कैसा काल है, पता है आपको? तूफानों की अवस्था है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें बहुत जल्दी जल्दी बच्चे के जो मूड है वो स्विंग होता रहता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि बार बार उसके, कभी उसको गुस्सा आ जाएगा बात बात पर, है ना, तो बहुत जल्दी उसके क्या हो जाते हैं, भावनाएं जो है वो बदलती रहती है। तो किशोर अवस्था में ही अचानक विविध, भ्रमित करने वाले भयावह मिजाज का ये समय, यही कहलाता है किशोर अवस्था, अडोलेसेंस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोप्रेरक डोमेन, साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड शारीरिक गति, समन्वय और डैश कौशल का उपयोग शामिल होता है। क्या कहा गया है? साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ द डैश स्किल्स, नॉलेज स्किल, सब्जेक्ट या मोटर या फिर मैथमेटिक्स। साइकोमोटर डोमेन में कौन से स्किल्स का डेवलपमेंट होता है या कोऑर्डिनेशन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, प्रेरक, या जिसको हम मोटर स्किल्स कहते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर है साइकोमोटर डोमेन, तो फिर मोटर स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे में एक प्रकार के जानवर के बारे में एक योजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कुत्ता। अचानक जब बच्चा फिर से कुत्ते की एक नई, बड़ी और अलग नस्ल को देखता है तो वह विस्मयाभूत रह जाता है कि भाई ये क्या है। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में
अपनी मौजूदा योजना या मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को डैश कर रहा है। ठीक है, अब उसके पास कुछ जानकारी थी कि भाई कुत्ता चार पैरों वाला होता है, एक पूंछ होती है ना, दो कान होते हैं, इस तरह का दिखाई देता है। तो अब जब वो पार्क में गया, उसने उससे भी बड़ा कुत्ता देख लिया, वो रंग भी अलग था, उसकी नस्ल भी अलग थी, तो वहाँ वो देखकर एकदम से अचंभित हो गया कि भाई ये क्या है। अब उसने पुराने वाले स्कीमा में नई जानकारी को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। इसी प्रोसेस को आपसे पूछा गया है कि इस ऐड करने को क्या बोलेंगे, समायोजित करना बोलेंगे, या बदल करना, या हेरफेर करना, या आत्मसात करना। ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए आपके अनुसार क्या हो जाएगा सही जवाब। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम आत्मसात कहेंगे, ठीक है, यही आपका सही जवाब है। इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या कहेंगे, एसिमिलेशन या आत्मसात। आत्मसात क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अगर कोई नई जानकारी मिलती है उसको मौजूदा जानकारी में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बिना उसमें कोई चेंज करे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे, आत्मसात कहेंगे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट है, इस स्तर पर बच्चा समझता है कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह उतने ही होंगे जितनी कैंडी पूरी होने पर थे। यानी बच्चे को पता चल गया कि अगर हमने एक बड़ी कैंडी थी, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है, और बच्चे से पूछे कि बताइए कौन सी बड़ी है, तो अब वो बताएगा कि इन सबको मिला करके ये इसके बराबर ही रहने वाली है। तो कौन सी अवस्था में ये पहचान पाता है बच्चा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सही जवाब क्या रहेगा, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में आकर बच्चे को क्या हो जाता है, बच्चों को ज्ञान हो जाता है संख्या का, क्षेत्र का, है ना, और वर्गीकरण करने लगता है वो क्रम अनुसार चीज़ों को। तो ये सारी जानकारी उसकी विकसित हो चुकी होती है। द्रव्यमान, वजन, इन सब के बारे में वो चीज़ों को समझता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि की पहचान करनी है। गर्भाधान यानी कंसेप्शन से लेकर के आपको बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको बताना है। उसको क्या नाम से जानते हैं, बचपन के नाम से, या प्रसव पूर्व अवधि के नाम से, शैशवावस्था के नाम से, या फिर किशोर अवस्था के नाम से। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। जन्म से पहले की अवधि पूछी है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रसव पूर्व अवधि या प्री नेटल पीरियड। ठीक है, प्री नेटल स्टेज या प्री नेटल पीरियड इसको हम बोलेंगे। ठीक है, प्रसव पूर्व अवधि, गर्भाधान से यानी कंसेप्शन के टाइम से जन्म तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में भी 3 चरण होते हैं, वो तो जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगी तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि पहले वाले होती है गर्भाधान के बाद से 2 सप्ताह तक की अवधि है ना, उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे बताऊंगी मैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। AEP 2005 का पूर्ण प्रपत्र है, यानी आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इंग्लिश में देखते हैं, आसान रहेगा आपके लिए। AEP 2005 स्टैंड्स फॉर, तो बताओ, एडोलेसेंस इक्वालिटी प्लान, या एडोलेसेंस एजुकेशन प्लान, या एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, या एडोलेसेंस इक्वालिटी प्रोग्राम। तो क्या होएगा इसका सही जवाब, आपको आंसर करना है बड़ी तेज़ी के साथ। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक शिक्षक किशोरों की किस प्रकार सहायता कर सकता है। ठीक है, किस प्रकार से सहायता कर सकता है किशोरों की, अपने वातावरण में सहकर्मी दबाव स्थापित करके कि बच्चों पर दबाव बना रहा है, कुछ विषयों पर बात करने के लिए उन्हें हतोत्साहित करके। तो क्या ये सही है, हतोत्साहित करना, बच्चे को डिस्करेज करना कोई बढ़िया बात थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। दबाव बनाना क्या कोई अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा है उनके प्रति सम्मान, लगाव और प्रेम व्यक्त करके। भाई ये तरीका सबसे बढ़िया है। अगर टीचर जो है बच्चे के साथ क्या रखेगा, उनके प्रति सम्मान रखेगा, उनको रेस्पेक्ट करेगा, केयर दिखाएगा, लव करेगा, है ना, बच्चों को प्रेम की भावना उनके सामने व्यक्त करेगा,
तो ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। बल्कि डी को देख लीजिए, उनके प्रति उदार होकर, तो उदार होकर भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सबसे बढ़िया रहने वाला है, किशोरों के प्रति या फिर किसी भी एज का हो, खाली किशोर की भी नहीं हम बात करेंगे, किसी भी एज या स्टेज में हो बच्चा, तो उसके प्रति सम्मान और लगाव की भावना एक अध्यापक के अंदर रहनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक जोर दिया है? Which psychologist has laid more emphasis on the role of language in cognitive development? वाइगोत्स्की, एरिक्सन, फ्रायड या फिर प्याजे? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास में भाषा के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया था वाइगोत्स्की महोदय ने, ठीक है। और वाइगोत्स्की महोदय ने संज्ञानात्मक विकास, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इन्होंने समाज और संस्कृति के बीच संबंध को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया कि बच्चे को जो है समाज के साथ उसका जो संवाद है वो रहना चाहिए, तभी बच्चे का विकास बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा, है ना। इसके अलावा इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको चीज़ पता रहनी चाहिए कि इन्होंने बताया था कि पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद थॉट डेवलप होते हैं बच्चे के, ठीक है। पहले भाषा का विकास होता है, तदुपरांत उसके विचार प्रकट कर सकता है बच्चा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, पूछा गया है एक बच्चे को समान मात्रा में पानी के साथ 2 बीकर दिखाए जाते हैं, फिर एक बीकर का तरल एक लंबे संकीर्ण गिलास में डाला जाता है। यानी एक बीकर है जो काफ़ी चौड़ा है, फिर इसका जो पानी है इसको 2 अलग अलग बीकर में डाला जाता है, सॉरी 2 में नहीं, एक ही लंबे और पतले बीकर में डाला जाता है, ठीक है। इसमें जितना पानी था अब वो किस में डाल दिया, एक लंबे और पतले बीकर में डाल दिया। बच्चा सोचता है कि दोनों बर्तन में अलग अलग मात्रा में तरल है, उसको लगता है कि इस पतले वाले में ज़्यादा है ना, इसके मुकाबले, जबकि वो इक्वल है, लेकिन बच्चा नहीं समझ पाता। तो ये जो आपको परिदृश्य दिखाया गया है ये किस सिद्धांत का उल्लेख करता है? मूर्त, रूढ़िवादिता, अमूर्त या फिर पारगमन, जिसको हम ट्रांसडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 175। बताइए, थोड़ा सोच लीजिए क्या रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन है एकदम बढ़िया। कॉन्क्रीट कहेंगे, कंजर्वेशन कहेंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे या फिर ट्रांसडक्टिविटी हम इसको कहने वाले हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई ये है कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन को हिंदी में रूढ़िवादिता कहते हैं। कंजर्वेशन है क्या? तो कंजर्वेशन इज द अवेयरनेस दैट अल्टरिंग ए सब्सटेंस अपीयरेंस डज नॉट चेंज इट्स बेसिक प्रॉपर्टी, कि अगर हमने इसके पानी को, जो कि इसी के पानी को इसमें डाल दिया है और उसको यहाँ पर लग रहा है कि वो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये पतला है ना, ये बीकर पतला है, तो उसकी शेप चेंज कर देने से उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वे नहीं बदल जाती। तो ये बच्चे को ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाएगा कंजर्वेशन, रूढ़िवादिता। और इस वाले स्टेज में बच्चा जो है वो एक बार में केवल एक ही स्थिति के एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, अपने विचारों को पलट नहीं सकता, है ना। कि इस अभी तो अगर उसको शेप दिखा दी जाए कि भाई ये रेक्टेंगल है ना, अब उसके बाद उसमें कोई और शेप बना दिया, अब उससे पूछा रेक्टेंगल कहाँ गया, तो वो ढूंढ नहीं पाएगा उसमें, ठीक है। तो ये वाली स्टेज की यहाँ पर बात करी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या क्रियाओं का वह समूह जो एक शिक्षार्थी को समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एक कार्य का सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे, एसिमुलेशन कहेंगे या स्कैफोल्डिंग कहेंगे या फिर आवास कहेंगे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो बच्चे की क्या करता है, वह उपकरण जो बच्चे की हेल्प करता है उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने में, उसको हम कहते हैं पाड़ या ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग, ठीक है। सही रहेगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 177, मोटर वाहन चलाने का कौशल हासिल करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को वाहन के विभिन्न हिस्सों के बारे में पता होना चाहिए जो सीधे ड्राइविंग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, कि भाई गियर क्या कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है, ठीक है।
ये उसको पता होना चाहिए। तो अधिगम के इन पहलुओं में क्या शामिल है कि जो इंसान इन सब चीज़ों की जानकारी वो रखता है, ठीक है, वो कौन से पहलू में आएंगे, यानी कौन से एस्पेक्ट में आएंगे लर्निंग के, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है मनोप्रेरक यानी साइकोमोटर स्किल्स में, भावनात्मक यानी इमोशनल स्किल्स में, या यहाँ पर लिखती हूँ संज्ञानात्मक कौशल जिसको हम कहते हैं कोग्निटिव स्किल्स में आएंगे, या फिर लिसनिंग स्किल में आएंगे। तो यही है आपके 4 ऑप्शन, यही लिख दिए मैंने, ठीक है। इनमें से बताओ कौन से वाले स्किल्स में ये सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें इंसान को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो ड्राइविंग करने के लिए हमें ज़रूरी होता है, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उनके बारे में जो पूरी जानकारी है वो आप कहाँ रखोगे। भाई साइकोमोटर स्किल्स में आएंगे, भावनात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा, लिसनिंग नहीं होगा। साइकोमोटर में आ जाती है जितनी भी फिजिकल चीज़ें होती है कि यानी दौड़ना, साइकिल चलाना, है ना, पेंडल मारना, लेकिन उनके बारे में सिर्फ पता करना, यहाँ पर बात की गई है पता होना चाहिए। तो पता करके कहाँ रखोगे जानकारी को, अपने दिमाग में रखोगे ना। कोग्निटिव स्किल, बुद्धि, यहाँ पर आपकी बुद्धि से संबंधित बात करी गई है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सी, कोग्निटिव स्किल्स, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा रूढ़िवाद के नियम का पालन करने में असमर्थ होता है, यानी ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड इज अनेबल टू फॉलो द रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अभी हमने जाना था रूढ़िवाद कंजर्वेशन के बारे में, वही पूछा है कि असमर्थ होता है, बच्चे को समझ नहीं आता कि भैया एक बीकर में इतना पानी था, अगर उसको हमने लंबे बीकर में डाल दिया, वो यहाँ तक दिख रहा है, वो बराबर होगा, उसको लगेगा कि भाई इसमें ज़्यादा है ना। तो यही आपसे पूछा गया है कि कौन सी वो स्टेज है जिसमें बच्चे को इस कंजर्वेशन का ज्ञान नहीं होता, वो समझ नहीं पाता इस रूल ऑफ कंजर्वेशन को। स्टेजेस आपको दी गई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आता है। सेकंड स्टेज है प्याजे महोदय की संज्ञानात्मक विकास की, ये दूसरी अवस्था है जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में बालक जो है खेल खेल में चीज़ों को अनुकरण करके सीखता है ना, धीरे धीरे वो नए नए सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करने लगता है, और अपने विचारों को यहाँ पर वो पलटने में असमर्थ रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक एलिमेंट नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आंसर सही कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन। तो भाई चीख चीख के बताया था वाइगोत्स्की ने कि सामाजिक संपर्क होना चाहिए बच्चे का, तभी उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए तो इनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, क्योंकि समाज और संस्कृति दोनों को बढ़ावा दिया, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि भाषा पर जोर किसने दिया था, ये भी वाइगोत्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास में भाषा पर किसने जोर दिया था, वाइगोत्स्की ने। तो ये तीनों ही एस्पेक्ट या एलिमेंट कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के। कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, जिसको हम रूढ़िवादी कहते हैं, ठीक है, यही नहीं होगा। तो मिल गया हमें हमारा सही जवाब, यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में एक बच्चे में मौन आंतरिक भाषण विकसित होता है। बात करी गई है साइलेंट इनर स्पीच डेवलप इन ए चाइल्ड एट व्हाट स्टेज। 5 वर्ष की अवस्था में होता है बच्चा तब, या 8 वर्ष की, या 10, या फिर 7। बता दीजिए आज का अंतिम प्रश्न क्या है। बिल्कुल सही है, जब बच्चा 7 वर्ष की आयु में आता है तो वो मौन आंतरिक भाषण उसका विकसित हो जाता है, प्राइवेट इनर स्पीच, ठीक है। मन ही मन में वो चीज़ों को सोचने लगता है ना, खुद से बात करता है, तो मन ही मन में बाहर उसको प्रेजेंट नहीं करता। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको दोस्तों पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है।
और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आप और ऐड ऑन करवाना चाहते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो, कॉम्प्लीमेंट्स हो, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लेने के लिए। आपके भविष्य को आशा करती हूँ आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। धन्यवाद।